Everyone, my name is Devin Singh and I have secured All India Rank 41 in UPSC CAPF AC. आज हम साइंस के बारे में बात करने वाले हैं कि साइंस के क्या क्या ऑथेंटिक सोर्सेस हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, क्या क्या गलतियां हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमारे सिलेक्शन को रोक देती हैं, उनको गलतियों को हमें नहीं करना है। और दूसरा, साइंस को कंसोलिडेट करके हम पढ़ें कैसे इफेक्टिव वे में, जिससे क्या है जो साइंस के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो हमको याद रहें। चलिए बात करते हैं इस बारे में। पहली स्लाइड मैंने बनाई है वाई साइंस इंपॉर्टेंट क्यों है सीएपीएफ के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीएससी के साथ साथ सीएपीएफ दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं साइंस में हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है फिज़िक्स, फिर दूसरा है केमिस्ट्री, फिर तीसरा है बायो। और हर ईयर सीएपीएफ में हम देखते हैं 22 से 28 क्वेश्चन तक साइंस से आ जाते हैं। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो गेम चेंजर कहूँगा मैं, इसे साइंस नहीं कहूँगा, गेम चेंजर कहूँगा। क्योंकि साइंस ही है जो सीएससी वाले स्टूडेंट्स अगर प्रिपेयर कर लेते हैं साइंस का ढंग से तो वो सीएपीएफ में टॉपर बन जाते हैं। क्योंकि मैं खुद सीएससी का स्टूडेंट हूँ, मैंने साइंस बस पढ़ी थी अलग से सीएपीएफ के लिए जो इसके स्पेसिफिक थी। उसके बाद सीएपीएफ में मेरे ठीक ठाक मार्क्स मिल गए मुझे। और दूसरा है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अनलाइक मैं देखता हूँ जैसे कि हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इसमें क्या है कि आपकी श्योरिटी नहीं है। आप कितना भी पढ़ लें लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ द सोर्स आ जाए या कुछ कहीं और से आ जाए जिसमें आप गलती कर सकते हैं। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं, अगर साइंस को आप पढ़ रहे हैं तो श्योर हैं कि आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। मैंने 2 ही सोर्सेज रखे हैं साइंस के, सॉरी एक ही कहूँगा, एक ही सोर्स रखा है, वो है एनसीईआरटी। 7 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है, अभी हम देखेंगे एनालिसिस में किस तरीके से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ रहा है, वो भी हर साल आते हैं। उसके बाद 2024 और 2025 के पेपर को देखते हुए मैंने 11-12 की एनसीईआरटी भी मेंशन कर दी है। लेकिन इसमें बस पूरी नहीं पढ़नी, अगर पूरी पढ़ने बैठेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। वो अपने आप में एक सिलेबस है, 11-12 की एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो अपने आप में नीट की तैयारी हो जाएगी, तो इसलिए वो नहीं पढ़ना है। उसमें से जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा चेकलिस्ट दे के कि क्या पढ़ना है उसमें से, बस वही। क्योंकि आपने अगर इसको गलती करी, इसको पढ़ने आप बैठ गए तो फिर आपका क्या है कि पूरा टाइम साइंस ही ले जाएगी, फिर अदर सब्जेक्ट में आप नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए साइंस को 7 से लेकर 10 तक आप बहुत अच्छे से करिए, एक एक लाइन करिए, उनके नोट्स बनाइए। उसके बाद 11-12 की एनसीईआरटी से स्पेसिफिक पढ़िए। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको सोर्सेस। ये क्वेश्चन है जो कि आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि 2023 का क्वेश्चन है ये सीएपीएफ का। द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन ग्रेफाइट, फ्लोरीन, डायमंड एंड ग्राफीन। इसमें आप देख सकते हैं कि साइंस की ये एनसीईआरटी है क्लास 10th की। इसमें क्लास 10 से क्वेश्चन आया एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में। देखिए आप, ये लिखा हुआ है बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म बाय कार्बन एटम्स, और यहाँ पे फ्लोरीन का भी दिया गया है, कार्बन एटम्स एलोट्रोप्स। तो इसका आंसर कार्बन हो सकता था। लाइन टू लाइन क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। और दिखाता हूँ मैं आपको, क्लास 9 की एनसीईआरटी से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। देखिए ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? Alloys are mixture, alloys are compound, alloys are always made up of metal, alloys contain carbon as one of their component। इसमें आप देखिए क्लास 9 की एनसीईआरटी और चैप्टर 2 है ये। alloys are mixture साफ साफ मेंशन है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। और नीचे आइए, आपको और दिखाता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, थोड़ा सा आपको बेहतर समझ में आएगा। सॉरी, थोड़ा सा पेज मेरा पीछे हो गया। ये देखिए, ये क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार। ये 2023 का क्वेश्चन है। इन वर्टिब्रेट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ सेल प्लेस अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। इसमें आप देखिए साफ साफ मेंशन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER प्लेस क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। और आंसर में पूछा है किस सेल्स में, तो इसमें लिखा हुआ है लीवर सेल्स। तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे बार बार कि एनसीईआरटी 7 से लेकर 10 तक बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा कोई सोर्स फॉलो मत करिएगा। बाकी मैं बताऊंगा जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो आपके कॉमन सवाल है जो आपने मुझसे पूछे हैं, तो मैं उनको भी अभी एड्रेस करूंगा लास्ट में कि क्या गलतियां नहीं करनी है जो मैंने भी करी थी, तो वो गलतियां अवॉइड करनी है। क्लास 10th का ये देख लीजिए एग्जाम्पल, क्लास 9th में चैप्टर 12, ये देख लीजिए एक और क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑडिबल रेंज? साफ साफ लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन है बिल्कुल। ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स एक्सटेंड्स फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। एक और दिखाता हूँ आपको। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे ना, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, वो है कि जो एनसीईआरटी के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनको ज़रूर सॉल्व करिएगा।
इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं कई सारे, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं, रिफ्रैक्शन और डिफ्लेक्शन वगैरह में वो न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बन जाते हैं। प्लस जो मैंने भी आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाया था उसका आंसर आपको इसमें भी मिल सकता है। देखिए, जैसे कि आपने अगर लाइन टू लाइन मिस भी कर दिया होता और आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होते एनसीईआरटी के जो लास्ट में मेंशन है, तो उससे भी आप आंसर निकाल सकते थे इस क्वेश्चन का। देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए रहते हैं इनको आप बिल्कुल रिलीजियसली प्रैक्टिस करिए, नो डाउट। उसके बाद आप कहेंगे कि सर 7th की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। देखो, 7 से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने 7 से लेकर 10 तक का है आपसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम ऑफ डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। देखो, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कोलिजन। अब इसमें देखो आप लिखा हुआ है साफ साफ, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, लिखा हुआ है डज नॉट। और एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना कि जहाँ पे ओनली लिखा हो, कुछ वर्ड्स है ना ये, ओनली, नॉट, ऑल्सो, एग्जाम्पल्स, तो ये 4-5 जो वर्ड्स हैं इनको हमेशा ध्यान दे के पढ़ना, थोड़ा अलर्ट होके कि हाँ ये चीज़ तो वो एनसीईआरटी पूछ ही लेते हैं। और दिखाता हूँ आपको, एक ये क्वेश्चन है क्लास 10th चैप्टर 6 से। मतलब ये डायग्राम तो बिल्कुल याद ही कर लेना, ये तो मैं चेकलिस्ट में भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए। इस डायग्राम से तो इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मैं क्या बताऊं। देख लीजिए, 2022 का क्वेश्चन है। इन विच पार्ट ऑफ द सेल द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। देखो, ये ग्लूकोज है, इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। कहाँ पे हो रहा है ये? देखिए, साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्मा रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, ब्रेक डाउन मतलब अब ये वाला पूछ लिया कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्मा क्या फॉर्मेशन करता है, तो भाई लिखा हुआ है साफ साफ, पायरुवेट प्लस एनर्जी। तो ये हो गया। हो सकता है अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि पायरुवेट से लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इन चीज़ों पे पूछ ले। तो ये डायग्राम तो बिल्कुल याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चेकलिस्ट में वगैरह में मैं डाल दूंगा ये डायग्राम। बाकी 11th की एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है मैं कहूँगा, क्योंकि 2025 में ये क्वेश्चन आया है, अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है। द स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो इसमें देखिए, आपने 11th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो उसमें सेल्स चैप्टर है, लिविंग ऑफ सेल्स। तो इस सेल चैप्टर में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में लाइन टू लाइन लिखा हुआ है ये, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोचोर्स ऑफ द क्रोमोसोम। अब आप कहेंगे कि 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दूं, तो मैं कहूँगा सिर्फ चैप्टर स्पेसिफिक पढ़िए, चैप्टर और टॉपिक स्पेसिफिक, क्योंकि 11th-12th की एनसीईआरटी अपने आप में ही एक सिलेबस है। क्योंकि फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, उन सब की 2-2 बुक्स हैं। आप इतना पढ़ने बैठेंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स को आप टाइम नहीं दे पाएंगे, और प्लस आप पढ़ भी लेंगे तो उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसोलिडेट करना इंपॉर्टेंट है, कि जो भी आप पढ़ रहे हैं मतलब उसको ठोस तरीके से पढ़िए। पहली जो आप चीज़ आपको फॉलो करनी है पढ़ते टाइम, कि आप जब भी पढ़ने बैठें तो पहली बात तो सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ें, 7 to 10 और 11-12 की स्पेसिफिक जो चैप्टर्स हैं बता दूंगा, उसके नोट्स ज़रूर बनाइए। क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो लास्ट में आप रिवीजन कैसे करेंगे, कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि साइंस के जो फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं ना, वो याद ही बहुत जल्दी होते हैं और भूलते भी हैं। हिस्ट्री में क्या है, थोड़ा सा आप डेट्स वगैरह भूल सकते हैं, लेकिन नेम्स वगैरह फिर भी याद हो जाते हैं, आप कुछ रेफरेंस देके या कुछ भी याद कर लेंगे, ज्योग्राफी में भी हो जाएगा। लेकिन साइंस के जो नेम्स वगैरह हैं तो वो आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे, तो इसलिए उनके नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, और उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार। और उसके बाद फिर जब आप नोट्स बना रहे हो तो उसको PYQs के साथ देखते जाइए, चैप्टर के साथ साथ, कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे कि सेल पढ़ा आपने, तो सेल के जितने भी PYQs हैं उनको हल्के हल प्रैक्टिस कर लीजिए, उनको हल्के हल प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर उसी PYQs से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सेल में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप बना लीजिए चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में मतलब है कि जो आपको लगे कि ये टॉपिक PYQs में 3 बार आ गया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पे क्वेश्चन आ चुके हैं, साइटोप्लाज्मा पे आ गया है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इन इन टॉपिक्स पे एक चेकलिस्ट बना के रखें कि लास्ट में जब मैं फाइनल रिवीजन करूँगा तो इन टॉपिक्स को तो ज़रूर ही देखूँगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो पहले आप अपना
रीडिंग करिए, फर्स्ट रीडिंग एनसीईआरटी की, सेकंड रीडिंग करिए, थर्ड रीडिंग में अपने नोट्स बनाइए। नोट्स बना रहे हो तो साथ के साथ फिर तुरंत पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करिए, और पीवाईक्यूज़ पर जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आपको आइडिया मिल जाएगा कि चेकलिस्ट में मुझे क्या क्या रखना है। तो इस तरीके से क्या होगा, जब लास्ट मूवमेंट पे होगा ना, आपके एग्जाम के 2 महीने बचेंगे, 1 महीने, तो आपको प्रेशर नहीं आएगा कि भाई सब पढ़ना है। तो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी तो मैं रिवाइज कर ही चुका हूँ। और रही बात प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस कहाँ से करना है आपको? प्रैक्टिस करना है आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। पहली प्रैक्टिस आप करिए पीवाईक्यूज, जो मैं बता रहा हूँ बार बार, और दूसरी प्रैक्टिस आप करिए एनसीईआरटी के जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, मैंने आपको अभी बताया, उनसे प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उससे भी साफ साफ क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो वो ज़रूर करिए। और लास्ट चीज़ जो आपको करनी है साइंस के लिए, वो है कि 11th-12th में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जो कि कंसोलिडेट करते हैं इससे 9th-10th की एनसीईआरटीज़ में भी वो चैप्टर मिलेंगे आपको, 11th में मिल जाएंगे। तो वो कुछ चैप्टर्स और कुछ टॉपिक्स आपको बस उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2025 में नो डाउट बायो से क्वेश्चंस आए हैं, और मुझे लगता है शायद 3 क्वेश्चन थे जो 10th के एनसीईआरटी के पहले के थे, और 3 थे जो 11th-12th के एनसीईआरटी से थे, और बाकी 3-4 होंगे जो मिसलेनियस कह दो या फिर बायोटेक्नोलॉजी कह दो, उनसे थे। तो नो डाउट उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ें, आप कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसको स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक चैप्टर्स ही पढ़िए, और साथ ही साथ में स्पेशल फोकस रखिए अपने 7 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटीज़ का। आई होप मेरी बात ये आपको समझ में आ रही होगी। मैं बात करता हूँ गलतियाँ क्या नहीं करनी है। सबसे पहली गलती जो मैंने करी थी, जिसने मेरा 1 साल खाया, मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो सकता था वो सेकंड अटैम्प्ट में इसलिए हुआ क्योंकि पहली गलती मैंने ये कर दी थी। मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स ले लिए थे स्पेशली साइंस के लिए, क्योंकि मैं सीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था और मुझे सीएपीएफ में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मैंने साइंस के नोट्स ले लिए, जो कि उस नोट्स में, जैसे कि आप, मैंने बताया ना, अगर 28 क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे सीधे साइंस से, 28 क्वेश्चन, और मैंने नोट्स ले लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के। उसके बाद मैंने वो जो नोट्स तो मैंने पढ़ लिए अच्छी तरह पूरे, और उन नोट्स में से मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं आया। एक भी नहीं आया तो मैं सीधा सीधा सिलेक्शन से बाहर हूँ या बॉर्डर पे हूँ, तो वही हुआ था। तो इसलिए ये गलती नहीं करना है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट मत लीजिए, अपने नोट्स खुद बनाइए साइंस के लिए, और एनसीईआरटी से बनाइए, लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेगा आपको। उसके बाद घटना चक्र मत पढ़िए, घटना चक्र आपके किसी काम का नहीं है। मैं देखता हूँ सीएपीएफ वाले भी घटना चक्र पढ़ने लगते हैं कि साइंस के 28 क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे सारे मतलब नंबर में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो घटना चक्र पूरा पढ़ लूँगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। आप घटना चक्र पढ़ भी लेंगे तो आपके काम का नहीं है वो। और दूसरा, अदर एग्जाम्स के पीवाईक्यूज मत लगाइए, जैसे कि सीएससी के आप लगाने लगे। सीएससी के साइंस के पीवाईक्यूज आपके किसी काम के नहीं है सीएपीएफ में, या फिर आप एसएससी के पीवाईक्यूज लगा रहे हैं सीएपीएफ के लिए, तो वो भी आपके किसी काम के नहीं है, तो वो गलती मत करिए, वो आपके लिए बहुत दुखदायक हो जाएगा लास्ट में। और दूसरा जो आप, चौथी गलती जो आप करने वाले हैं वो है कि प्रैक्टिस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। मैंने देखता हूँ कि लोग कोई लूसेंट की बुक पकड़ के बैठा हुआ उसमें प्रैक्टिस मार रहा है, कोई उसके बाद एसएससी के प्रीवियस ईयर पकड़ के बैठा उसको प्रैक्टिस मार रहा है। ये सब मत करिए, नॉनसेंस है ये सब, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर लेंगे लेकिन उससे चीज़ें आनी नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हैं दोस्ती में? और 1-2 क्वेश्चन आ भी गया तो आपने इतनी मेहनत करी और उससे एक ही 2 क्वेश्चन है, क्या मतलब? अदर सब्जेक्ट में इतना समय दे दीजिए। तो इसलिए सबसे बेहतर है बस पीवाईक्यूज़ को फॉलो करिए, और एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन दिए उनको फॉलो करिए बस। और जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको बार 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 याद करते रहिए बैठे बैठे। जितनी बार आप रिवीजन कर सकें, 40 टाइम्स, 30 टाइम्स, 50 टाइम्स, जितनी बार आप रिवीजन कर सकें आप करिए। और पांचवी गलती जो आपको नहीं करनी है वो है कि नोट्स सिर्फ एनसीईआरटी से ही बनाइएगा, आप अदर बुक से रेफरेंस लेके नोट्स मत बनाइएगा। छठवीं गलती मत करिएगा, वो है साइंस एंड टेक की मैगजीन वगैरह आती है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की, वो आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और 1-2 आ भी रहे हैं तो उसके लिए इतना एफर्ट मत डालिए। अदर सब्जेक्ट में इतना एफर्ट डाल दीजिए, वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आई होप मैंने अपनी बात आपको ठीक से समझा दी हो कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, और किस तरीके से आपको नोट्स बना के, चेकलिस्ट बना के, पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम को डील करना है, साइंस को स्पेशली एग्ज़ाम में। मैंने आपको सोर्सेज भी दिखा दिए, ये सब सोर्स निकालने में थोड़ा मुझे टाइम लगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की इस बुक से है, ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और दूसरा, साइंस को अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि सीएससी वालों के लिए तो स्पेशली ये गेम चेंजर है, उन्होंने अलग सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, जो जीएस वगैरह है उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है।
तो मैं समझ सकता हूँ जीएस स्ट्रॉन्ग है, प्लस अगर आपने साइंस कर लिया तो आप सीएपीएफ में अच्छा खासा स्कोर कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे। कोशिश करते रहिए